इंसानी रिश्ते आईने में दिखते इंसान के अक्स की तरह होते हैं और वो उस कांच की तरह नाजुक भी होते हैं जो जरा सी ठेस से चूर चूर भी हो सकते हैं। और कांच के वो महीन टुकड़े सिर्फ उन रिश्ता खत्म करने वालों के दिलों को ही आहत नहीं करते, बल्कि हर उस इंसान के दिल और जीवन को लहूलुहान कर सकते हैं जो इन रिश्तों के हमसफर हमराही होते हैं। और ये पीड़ा किस कदर असहनीय हो जाती है, इसका एहसास सिर्फ उसे ही होता है जो इसे भुगत रहा होता है। ऐसी ही आप बीती की कहानी कहता है हमारा आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का ये एपिसोड। लक्ष्मी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़े हैं। कर तो रही हूँ ना मैडम। लक्ष्मी ये क्या है, हाथ में जान नहीं है तेरे? फिर से कब तोड़ दिए? अरे मैडम जानबूझ के थोड़ी किया जो इतना बोल रही हो आप। अरे क्या झगड़ रहे हो तुम दोनों? रवि किसी भी वक्त सगाई के लिए आता होगा और अब तक कुछ भी तैयारियां नहीं है। अरे फटाफट हाथ चलाओ और कर लो, वो लोग आते ही होंगे ना अभी। और लक्ष्मी ये क्या, फिर से तूने कब तोड़ डाला? लक्ष्मी फिर से अगर तेरे हाथ से कुछ टूट गया ना तो तेरे पगार में से पैसे काट लूंगी। चलो निपट लो, वो लोग आते ही होंगे। मैं आती हूँ फटाक से। वाह परी लग रही है। बैठो बेटा, मैं आता हूँ। आइए। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया, आइए आइए, आप भी आइए, आइए अंदर आइए। बहू ये मेरे दोस्त कैलाश जी, और भाई आप तो जानती है। नमस्ते। और दादा और वहीनी साथ में आने वाले थे, लेकिन वहीनी को काम निकला इसलिए नहीं आए। अरे कोई बात नहीं, भाभी नहीं आई तो, पर सगाई की अंगूठी तो नहीं घर पे भूल गए? ये क्या भूलने वाली बात है क्या दादा? नहीं, मैं खुद अपनी सगाई में भूल गया था। बाबा ने जो गालियां दी पूछो मत। बाप रे कितना सारा नमक है, ऐसा खाना खिलाओगी मेहमानों को? अरे अभी तक खाना बनाना भी नहीं सीख पाई? सासूबाई जैसा आ रहा है वैसे बना रही हूँ, अगर ऐसा है तो खुद ही बना लीजिए ना। आई, हे भगवान, क्या कर रही हो? रवि आ गया। चलो। अरे बाप रे वो लोग आ गए। जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मैं देखती हूँ निधि तैयार हुई कि नहीं। हाँ निधि, आहो। आई नौकर चाकर किसी के भी सामने डांटने लगती है, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। क्यों टेंशन लेती हो? अपने अच्छे दिन जल्दी आने वाले हैं, बस थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद इस घर की महारानी होगी। अरे निधि तो अभी तक तैयार नहीं हुई, वो लोग आ चुके हैं। बस आई 2 मिनट। जल्दी से तैयार हो जा। हाँ। और ये क्या, अरे रिया कुड़ी तो अब तक तैयार नहीं हुई। मैंने बोला था ना तुझे तैयार होने के लिए। जल्दी से तैयार हो जा और अपने भाई को भी तैयार करना। अजी मैंने ढूंढा था रेहान को, पर वो कहीं दिखा ही नहीं। कहीं नहीं दिख रहा है मतलब? कहाँ गया है वो? मम्मी मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। टेंशन मत ले, आ जाएगा। रिया, रेहान कहाँ गया है? मम्मी मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? रेहान को सब जगह ढूंढा, कहीं उसका पता नहीं चला। उसके दोस्तों से पूछा तो उनमें से किसी ने उसको सुबह से देखा तक नहीं। रिया तुझे कुछ तो बता के गया होगा ना कि वो कहाँ जा रहा है या कहाँ जाने वाला है? कल रात वो बोल रहा था कि वो यहाँ नहीं रहेगा, वो पापा के पास चला जाएगा।
बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मी गुस्सा करेगी तुम्हारे यहाँ आने से। देखना तुम्हारी मम्मी अब तुमसे और मुझसे दोनों से झगड़ा करेगी। बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे उन लोग के साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। बेटा कितनी बार समझाऊं तुम्हें, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। कोर्ट ने तुम्हारी कस्टडी तुम्हारी मम्मी को दी है, इसलिए। पापा मम्मी शादी कर रही है। हाँ, उस रवि के साथ कर रही है ना। पापा मम्मी हमें उन्हें पापा बोलने कहती है, लेकिन वो हमारे पापा नहीं है। आप हमारे पापा हो। मुझे उन लोग के साथ नहीं रहना। मुझे और ताया को अपने साथ रख लो प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। हाँ, क्यों आया है फिर? समझ नहीं आता है तुझे? तुम्हारे मारने से नहीं समझेगा। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ये एक बच्चा है जिसकी कस्टडी मुझे मिली है। अगर तुमने इसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और एक बात याद रख लो कि अब इसका तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे पापा के पास रहना है। पापा के पास रहना है ना? चल घर चल कर बता। चल पापा 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 चल पापा। चल। 10 और 11 साल के रेहान और रिया अचानक बड़े हो गए थे और माँ बाप के अलग होने से अपने आप को असुरक्षित और लगभग अनाथ महसूस कर रहे थे। हर इंसान को उम्मीद की नजर से देखते कि शायद कोई तो उनका सहारा बने। माँ बाप का प्यार और उनकी परवाह हर बच्चे का हक है, जिससे दोनों महरूम थे और हालात को अच्छी तरह से समझ रहे थे। माँ की अनदेखी और बाप की मजबूरी के बावजूद बच्चे पूरी कोशिश कर रहे थे अपने बचपन को बचाने की, लेकिन उनकी इस कोशिश पर शायद पानी फिर चुका था। लगता है साहब कहीं बाहर गए। आपके पास चाबी देके गए हैं क्या? मुझे झाड़ू पोछा करना है। हाँ है। बॉडी को सबसे पहले घर में काम करने वाले भाई ने देखा था। लाश अगर अंदर पड़ी हुई थी तो भाई अंदर आई कैसे? सब पड़ोसी से डुप्लीकेट चाबी लेकर। पहले उसने डोरबेल बजाई थी, लेकिन दरवाजा किसी ने खोला नहीं तो उसे लगा घर पर कोई नहीं है। सर मुझे लगता है खून रात को ही हुआ था। सर पे भी गहरी चोट लगी है पीछे की तरफ। ये वास लगने की वजह से ही मौत हुई है, लेकिन सर इस वास के इतने छोटे टुकड़े हुए कि फिंगरप्रिंट्स मिलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इन्हें कलेक्ट करवाओ, शायद कुछ मिले। यस सर। और हमने चेक किया, घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं है। लगता है कातिल इसका कोई जानकार था, तभी दरवाजे पे फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। बिल्डिंग में सीसीटीवी है क्या? नहीं सर। एक काम करो सर, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो क्या मिलता है। सर, ये इन्वेलप मिला है। कोर्ट का नोटिस है सर। हो सकता है ये नोटिस ही इस कत्ल की वजह हो। एक काम करो मानसी, सर इसके पड़ोसियों से पूछताछ करो, पता करो ये अकेला रहता था या फैमिली के साथ। हाँ मैडम, मैंने ही बाई को चाबी दी थी। आशीष साहब कभी बाहर जाते हैं तो मेरे पास चाबी रख के जाते हैं बाई को झाड़ू पटका करने के लिए। वैसे मैडम बाई बहुत भरोसे वाली है, मेरे घर पे भी वही काम करती है। अच्छा, कल रात इनके घर से कोई चीखने चिल्लाने या झगड़े की आवाज सुनी? नहीं मैडम, कल तो नहीं, मगर 2 दिन पहले आशीष बाबू का झगड़ा हो रहा था। किसके साथ? उनकी बीवी निधि के साथ। बच्चों को लेके कुछ झगड़ा हो रहा था। अगर तुमने इसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, अगर ये शादीशुदा और बाल बच्चे वाला आदमी है तो उसकी फैमिली कहाँ है? डिवोर्स के पहले साथ में ही थी सर। बाद में निधि अपने बच्चों को लेके अपनी माँ के घर चली गई। डिवोर्स की कोई खास वजह? दोनों एक दूसरे पे शक करते थे। वो बोलता था तेरा चक्कर चल रहा है, ये बोलती थी तेरा चक्कर चल रहा है। जब बात खुली तो पता चला निधि का ही चक्कर चल रहा था। ये तो बेचारा बहुत शरीफ था। ये आशीष काम क्या करता था? निधि मैडम की दुकान में काम करते थे, पर जब से उनका तलाक हुआ है 6 महीने से घर पे ही थे।
किस चीज की दुकान है उनकी? ज्वेलर्स का शॉप था, चामुंडा ज्वेलर्स के नाम से। आपके पास आशीष की बीवी और उसके ससुराल वालों का फोन नंबर भी तो होगा, आप लोगों ने उन्हें फोन नहीं किया? मैंने तो नहीं किया और मुझे नहीं लगता किसी और ने भी किया होगा। ऐसा क्यों? सर, क्यों करेंगे उस नकछड़ी औरत से बात? पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है, बड़े पैसे का घमंड है उसे। अच्छा, ये आशीष की बीवी निधि रहती कहाँ है? हाँ हाँ, मैं 5 मिनट में दुकान पहुंच जाऊंगी। हाँ, वहीं पर मिलती हूँ। आई, मैं दुकान जा रही हूँ, आ जाऊंगी। हाँ। अरे तुम दोनों सुनो, स्कूल से ना सीधा घर आना। अगर उसके घर गए ना तो बहुत मार पड़ेगी। और तू देखना कि ये कोई गड़बड़ ना करे, नहीं तो तुझे भी सजा मिलेगी। मम्मी आशा मम्मी बहुत मारती है, कोई गलती नहीं करते फिर भी मारती है। अरे तूने कोई मस्ती की होगी तभी तुझे मार पड़ी होगी ना, ऐसे ही कोई बिना मतलब के नहीं मारता। निधि ना आए? जी मैं ही हूँ, कहिए। आशीष देशमुख को जानती हैं? हाँ, वो मेरे एक्स हस्बैंड हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कल रात उनका किसी ने खून कर दिया। आशीष से आपका रिश्ता कैसा था? मेरा मतलब कोई मनमुटाव या अनबन? सर, 6 महीने पहले मैंने उससे डिवोर्स ले लिया था। उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई, तो मनमुटाव या अनबन की तो बात ही नहीं बनती सर। डाइवोर्स की कोई खास वजह? सर, वजह यही थी कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। हमारी एक दूसरे से किसी भी बात पर नहीं बनती थी। क्या ये बात सच है कि आपके बिजनेस की तरक्की में आशीष का हाथ था? हाँ सर। हाँ था सर, पर कुछ हद तक। हम सबने इस बिजनेस को बढ़ाने में खून पसीना एक किया है, और सबसे ज्यादा मेहनत तो मेरे भाई राजेश ने की है सर। आशीष तो सिर्फ एक एम्प्लॉय था। अगर बात इतनी सिंपल थी तो फिर आशीष अपना शेयर क्यों मांग रहा था? शेयर? कौन सा शेयर सर? उसने मुझसे कभी कोई शेयर की बात नहीं की। ये जानते हैं क्या? ये नोटिस की वो कॉपी है जो हमें आशीष के घर से मिली है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आशीष ने आपके बिजनेस को बढ़ाने में जो मेहनत की है उसके बदले में उसे शेयर चाहिए। और ये देखिए, ये है आपकी माँ के दस्तखत। आप ही के हैं ना ये? हाँ साहब। जब आपकी माँ ने ये नोटिस रिसीव किया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी जानकारी आपको ना हो? एक मिनट सर। ओह, आप इसकी बात कर रहे हैं सर? हाँ सर, उसने ये नोटिस भेजा था और हमारा वकील उसका जवाब भेजने ही वाला था। सर, हमारा आज का नहीं पुश्तैनी बिजनेस है। वो 2 पैसे की मदद करेगा तो उसका शेयर कैसे बन जाएगा? तो ये बात है, ये बात आपको अच्छी नहीं लगी और इसी वजह से शायद आपने आशीष का कत्ल कर दिया। नहीं, मैंने मर्डर नहीं किया साहब। कहाँ थे आप उस वक्त जब आशीष का कत्ल हुआ? घर पे था साहब। और आप कहाँ थी? सर, मैं दुकान से 9 बजे निकलकर सीधा घर आ गई थी। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए आप में से कोई भी हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा। क्या हुआ निधि? आशीष को किसी ने। आप कौन? सर, मेरा नाम रवि है, निधि का मंगेतर। मिस्टर रवि, कल रात आप कहाँ थे? अपने घर तब। और आप लोग क्यों पूछ रहे हो? पूछना हमारा काम है। चलो। पुलिस अंकल, हमारे पापा वापस कभी नहीं आएंगे। तुझे क्यों पूछ? मैंने तुझे बताया ना कि पापा भगवान के पास चले गए, अब वहां से कभी नहीं आएंगे। तो ताई, तुमने पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताया? चुप रह। मानसी, हो सकता है आशीष का कत्ल इस नोटिस की वजह से किया गया हो। तलाक के बाद उसने अपनी मेहनत का हिस्सा मांगा हो जो इस परिवार वालों को अच्छा ना लगा हो, और इसी बात से नाराज होकर फैमिली के ही किसी मेंबर ने आशीष का कत्ल कर दिया हो। पर वो हो कौन सकता है? सर, मुझे लगता है ये काम रवि का भी हो सकता है। जवान आदमी है लेकिन फिर भी अपने से बड़ी उम्र की, तलाकशुदा और 2 बच्चों की माँ से शादी कर रहे हैं। वो निधि नहीं बल्कि उसके बिजनेस के लिए उससे शादी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आशीष का नोटिस उसे अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन निधि अकेली इस बिजनेस की हिस्सेदार नहीं है, उसका भाई भी तो है। लगता है फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है।
वरना माँ के इस तरह से हाँ कहने पर पूरी फैमिली चौंकती नहीं। एक काम करो, इस फैमिली का कच्चा चिट्ठा निकालो, जो भी सच है वो सामने आ ही जाएगा। यस सर। वैसे तो सब लोग अच्छे हैं साहब, पर ये राजेश बाबू और उसकी बाइको है ना, एक नंबर के चैप्टर लोग हैं। वो आशा मैडम है ना, एक नंबर की निच्चड़ है। जैसे ही मेरा पगार होता है ना, तो 100 रुपये कमीशन के लिए मेरे सामने हाथ फैलाती है और ये बोलती है कि ये काम मुझे उसने दिलाया। अच्छा, ये निधि किस तरह की इंसान है? निधि मैडम तो अच्छी है, पर मालूम नहीं आशीष बाबू को उन्होंने क्यों खली पिली छोड़ दिया। आशीष बाबू तो बहुत अच्छे इंसान थे, अपने बच्चों को प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन ये रवि है ना, मेरे को एकदम हटेला लगता है साहब। अब आप ही बोलो साहब, कोई अपने से बड़े उम्र के औरत के साथ शादी करेगा क्या, वो भी 2 बच्चों की माँ से? ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ साहब। मैडम, ये आशीष देशमुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, आशीष का कत्ल रात 10 से 12 बजे के बीच में हुआ। मौत सिर के पिछले भाग में गंभीर चोट लगने की वजह से हुई। आशीष ने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की और बॉडी पे कोई स्ट्रगल मार्क्स भी नहीं। यानी कातिल आशीष का कोई पहचान वाला है। मानसी सर, हमें उस शख्स का पता लगाना होगा जो इस फैमिली को तो अच्छी तरह से जानता है, पर इस फैमिली का मेंबर नहीं है। यस सर। इस दुकान का मैनेजर कौन है? जी मैं हूँ, कहिए। कितने साल से काम कर रहे हैं आप चामुंडा ज्वेलर्स में? 36 साल हो गए साहब। जब भी रघुनाथ जी ने पहली दुकान खोली ना, तब से। और वो आशीष, वो कब से काम कर रहा था? बहुत कम उम्र में आया था सर वो, करीब 20 साल हो गए। यानी आशीष और निधि के बीच अफेयर काम के दौरान हुआ? नहीं सर, निधि की तो अरेंज मैरिज थी। लव तो उसे कोई संग्राम शिर्के नाम के आदमी से था, जिसे वो रघुनाथ जी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आपके कहने का मतलब है कि ये शादी निधि की मर्जी के खिलाफ हुई थी? जी सर, आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे रघुनाथ जी को निधि को उस संग्राम से अलग करना था, तब भी आशीष एक नई दुकान की प्रपोजल लेके उनके पास आ गए। उससे वो बहुत खुश हो गए। एक दिन मैं दुकान के अकाउंट्स लेके उनके घर गया था, तो मैंने देखा सर, ये पिछले महीने का अकाउंट स्टेटमेंट है, किससे कितना पैसा आना बाकी है और निधि, एक मिनट, मैंने तुमसे कहा था ना, इतनी देर तक रात में मत घूमना। कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? पापा, वो तुम्हारी शादी होने तक तुम अब घर से बाहर पैर नहीं रखोगी, समझी? शादी? मैंने तुम्हारी शादी आशीष से तय कर दी है और वो बहुत। पापा प्लीज, मैं आशीष से शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ संग्राम। अगर तुम्हारे मुंह से संग्राम का नाम दोबारा निकला और तुमने आशीष से शादी नहीं की, तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ह्या गोष्टीचा परिणाम झाला साहेब, और निधि ने चुपचाप आशीष से शादी कर दी। जब निधि ने आशीष से शादी कर ही ली थी, तो फिर तलाक इतने साल बाद क्यों? क्या कारण था? कसं सांगू तुम्हाला साहेब, वो किसी एक आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली लड़की नहीं है। उसने ये शादी मजबूरी में तब तक चलाई जब तक रघुनाथ जी जिंदा थे, और उनके देहांत के बाद उसका रवि के साथ अफेयर शुरू हो गया। ये रवि काम क्या करता है? वो गोल्ड एजेंट है। हमारी दुकान के लिए जितने भी गोल्ड की जरूरत होती है वही सप्लाई करता है। ये निधि और रवि के अफेयर के बारे में आशीष जानता था? हाँ जानता था सर। निधि, कुछ तो शर्म करो। 2 बच्चों की माँ होकर तुम ये सब कर रही हो, सोचो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। बच्चों के लिए मैं ये सब भुलाने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे? मैं आज ही रवि को बोल दूंगा कि हम उसकी एजेंसी से गोल्ड नहीं लेंगे। तुम कौन होती हो ये डिसीजन लेने वाले? किस वहम में जी रही हो तुम? तुम इस बिजनेस में सिर्फ एक एम्प्लॉय हो और कुछ नहीं। और मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, ना ही तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। ये तो बाबा ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी, और अब वो है नहीं, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे जो चाहिए मैं वही करूँ, समझ गए? आशीष बहुत शरीफ आदमी था सर। अच्छा, एक बात बताइए, ये निधि परसों रात दुकान से कितने बजे निकली थी? सर दुकान 9 बजे बंद होती है, तभी निकली थी।
और ज्वेलरी की आप लोगों की कितनी दुकानें हैं? 3 दुकानें हैं सर, 2 यहाँ मुंबई में और एक नई मुंबई में। यहाँ की एक दुकान निधि संभालती है और दूसरा रवि। और वो नवी मुंबई वाली दुकान राजेश देखता है? राजेश कहाँ दुकान देखता है सर, उसको तो दुकान में एंट्री ही नहीं है। वो क्यों? जब रघुनाथ जी जिंदा थे, राजेश ने एक बहुत बड़ा गफला किया था सर। कैसा घपला? उसने नकली ज्वेलरी किसी कस्टमर को भेजी, असली ज्वेलरी चुपके से दूसरे कस्टमर को बेची और सारा पैसा खा गया। लेकिन आशीष ने उसकी ये चोरी पकड़ी थी और तभी से रघुनाथ जी ने उसके लिए दुकान में एंट्री बंद कर दी, जो आज तक बंद है। सर रघुनाथ जी को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने अपनी वसीयत में सारी जायदाद निधि और उनकी पत्नी के नाम कर दी और राजेश को हर महीना सिर्फ 10,000 मिलेंगे ऐसा लग दिया। थोड़ा और डालना मैं। कौन बे? अरे सब क्या हुआ? साहब मुझे यहाँ क्यों लेके आए? एक बात बता, ज्वेलरी की तुम्हारी 3 दुकानें हैं ना? हाँ साहब। कौन सी संभालता है? साहब मैं किसी भी चला जाता हूँ जिसपे निधि बोलती है। संभालना तो दूर, हमें यह भी पता है कि तीनों दुकानों में तेरी एंट्री तक बैन है, जिसकी वजह है आशीष। उसने तुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए तूने उसका कत्ल कर दिया है ना? साहब ये सच है कि उसकी वजह से मेरी एंट्री बंद है, लेकिन कभी मैं बदला लेने के बारे में सोचा तक नहीं साहब। आशीष उस रात मैं घर पे ही था, कहीं बाहर नहीं गया। मुझे लगता है कि कोई और है इसके पीछे। साहब कौन? रवि साहब। साहब रवि आदमी नहीं सांप है, वो हमारा बिजनेस हाँपना चाहता है। आशीष ने जब अपना हिस्सा मांगा तो उसको लगा कि आधा बिजनेस लेके जाएगा। साहब मुझे ऐसा लगता है कि उसी ने खून किया। सर मुझे लगता है ये काम राजेश या रवि में से किसी का होगा, क्योंकि देखा जाए तो आशीष के मरने का बड़ा फायदा इन्हीं दोनों को है। एक काम करो मानसी, ये नाइक फैमिली और इस रवि के सबके फोन रिकॉर्ड्स और मोबाइल की लोकेशन निकालो, पता चल जाएगा कत्ल के वक्त कौन घर पर था और कौन बाहर। यस सर। पुलिस आंटी, अंकल मैं और मेरा भाई उस घर में नहीं रहना चाहते। लेकिन क्यों बेटा, वो तो आपकी मम्मी का घर है। अंकल उस घर में बहुत मार पड़ती। तुम इनकी चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी, तुम बस अपने काम पे ध्यान। थैंक यू बहनी। देखो ना, इनके बाप ने इन्हें इतना बिगाड़ के रख दिया है कि इन्हें संभालना ही मुश्किल हो गया है, और ऊपर से टाइम भी नहीं है। तुम इन पर नजर रखना, हाँ प्लीज। और तुम दोनों मामी की हर एक बात मानना, ठीक है? खाना भी नहीं देती और हम दोनों भूखे रह जाते। मामी मामी मुझे भी ये पनीर वाली सब्जी दो ना। ये तुम दोनों के लिए नहीं, रूपाली के लिए है। जो मिला है चुपचाप खाओ, नहीं तो ये भी छीन लूंगी, समझे? बेटा ये सब कब से हो रहा है? जिस दिन से कोर्ट ने हमें मम्मी के साथ रहने को बोला, तब से मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ है। तब से ये बात तुमने अपनी मम्मी को बताई क्यों नहीं? मम्मी अपनी शादी और दुकान के काम में इतनी बिजी कि वो हमसे बातें नहीं करती, बस हमें डांटती रहती है। मम्मा मामी बहुत मारती है, हमसे बहुत काम करवाती है और हमें खाना भी नहीं देती। अरे ये क्या बोल रहे हो निधि? तुम बिल्कुल सही बोल रही थी। इनके बाप ने इन्हें से बिगाड़ा ही नहीं, इन्हें झूठ बोलना भी सिखा रहा है। एक तो मैं इन दोनों से कितना प्यार करती हूँ, और ये दोनों है कि सासूबाई आप तो घर में रहती है ना, आपने देखा है कभी मैंने इनके साथ कुछ गलत किया हो? अरे मुझे क्या पता कौन किसके साथ क्या करता है, मैं तो अपने कमरे में रहती हूँ। क्या हो रहा है ये सब? निधि देखो, ये सारा नाटक ना अपने बाप के साथ रहने के लिए ये लोग कर रहे हैं, सब उसी ने सिखाया है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि इन्हें हॉस्टेज छोड़ दो, 2 दिन में लाइन में आ जाएगी, वरना आशीष भी इन्हें। हम हॉस्टल नहीं जाएंगे और हमारे पापा को भी कुछ मत कहना। वही इन दोनों को कमरे में बंद कर दो, कितना भी रो, कितना भी किरकिराए, इन दोनों को खोलना मत जब तक मैं नहीं आती। आपके पापा कैसे? अंकल हमारे पापा बहुत अच्छे थे और हमसे बहुत प्यार करते थे, पर वो भी कभी नहीं आएंगे। पानी नहीं जी अंकल, अब मुझे घर जाना, देर हो गई तो मामी बहुत मारेगी। कुछ बोले क्या? सर ये दोनों बच्चे बहुत ही शरारती हैं, बहुत ही बिगड़े हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप इन्हें मारें।
आप जानती हैं, अगर ये बच्चे आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दें तो हम आपको चाइल्ड टॉर्चर के केस में गिरफ्तार कर सकते हैं। आइंदा ऐसा ना हो, ये आपको पहली और आखिरी वार्निंग है। जी सर। और आप, कोर्ट अक्सर माँ को बच्चों की कस्टडी इसलिए देती है क्योंकि माँ बच्चों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकती है। आपके केस में तो बिल्कुल उल्टा ही है। आपने तो पलट कर देखा तक नहीं कि आपके बच्चे किस हाल में जी रहे हैं। रिया और रेहान ने रिश्तों को तार तार होते देखा था। माता और पिता दोनों की छत्र छाया चाहने वाले बच्चे किसी एक से भी महरूम थे क्योंकि सबको अपनी पड़ी थी, और पिता जिसके साथ वो रहना चाहते थे उसे उनसे हमेशा के लिए छीन लिया गया था। आशीष की हत्या का शक पुलिस को नाइक परिवार के हर सदस्य के साथ साथ रवि पर भी था, और इस शक के सिरे मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड आने के बाद कुछ खुलने लगे थे। सर दोनों, सर नाइक फैमिली के कॉल रिकॉर्ड और ये मोबाइल लोकेशन। ठीक है। मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक तो सिर्फ निधि और रवि ही आशीष के कत्ल के वक्त उसके घर के आसपास मौजूद थे। एक काम करो मानसी, ये निधि और रवि दोनों को उठाओ। अब ये खुद ही बताएंगे कि इन्होंने ये काम को अंजाम कैसे और क्यों दिया। यस सर। निधि, ये चाय पी लो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हाथ की चाय। ले जाओ सर। निधि, मैंने तुम्हें अपने बच्चे सौंप दिए थे ताकि तुम उनका ध्यान रख सको, और तुमने उन्हें नौकर बना दिया, मारपीट की उनके साथ। बहनी, शर्म नहीं आई तुमको? अरे वाह, ये तो हद ही हो गई। मेरे पति को बिजनेस से बाहर कर दिया और नौकरों की तरह 10,000 के पगार में बांध दिया, और मुझे तो नौकरानी बना दिया, और अब मुझे यहाँ आके दिखा रही हो। अगर ऐसा है ना तो खुद ही संभालो अपने बच्चों को। मुझे भी ये सब कुछ करके गाली खाने की कोई इच्छा नहीं है। मिस निधि जी, तुमने तो कहा था जिस रात आशीष का खून हुआ था उस रात तुम 9 बजे दुकान से निकलने के बाद घर पर ही थी। जी हाँ, मैं दुकान से निकलने के बाद घर पर ही थी। तुम्हारा मोबाइल लोकेशन आशीष का घर दिखाई दे रहा है। अगर तुम घर पर ही थी तो शायद तुम्हारा मोबाइल अकेले गया होगा आशीष के घर। चलो गाड़ी में बैठो। गाइला चलो। और मैडम, अब इसे कहाँ लेके जा रही हो? मम्मी मम्मी मम्मी, आज पुलिस आंटी मम्मी को कहाँ ले गई? ये देखिए, आपके बजट में और मजबूत भी है। चलो, आपको बड़े साहब ने पुलिस स्टेशन में बुलाया है। मैं और निधि आशीष को मिलने गए थे मैम, लेकिन मैं नीचे था और सिर्फ निधि ऊपर चली गई उससे मिलने। सुनो, मैं उससे मिल के आती हूँ। मैं भी आता तुम्हारे साथ। उस आदमी का क्या भरोसा, तुम्हें कुछ किया था? अरे नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, वो ऐसा आदमी नहीं है, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। ठीक है, 10 मिनट के अंदर वापस नहीं आए तो मैं ऊपर जाऊंगा। ठीक है। क्यों गई थी तुम आशीष के घर? उसके भेजे नोटिस के बारे में बात करनी। मैं उसे समझाने गई थी कि उसका उसमें कोई शय नहीं बनता, और मुझे लगा था कि वो समझ जाएगा, लेकिन सर जब मैं वहां पहुंची तो मैंने कई बार डोरबेल बजाई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। तो मैंने अपनी डुप्लीकेट की से दरवाजा खोला, और सर जब मैं अंदर गई तो सर उसके बाद रवि ने मुझे अपने घर छोड़ा और वो भी चला गया। तुम दोनों के मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक आशीष के यहाँ जाने से पहले तुम दोनों अपने अपने घर पर थे, यानी तुम दोनों वहां अलग अलग पहुंचे। जी सर। तो तुम वहां पहले पहुंची थी या रवि? इसका मतलब रवि तुमसे वहां पहले पहुंच चुका था। जी। साहब मेरे कूद गया। बोलो। साहब निधि से सिर्फ 10 सेकंड पहले मैं वहां पे पहुंचा था। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। मैं नहीं मारा आशीष को। झूठ सच का पता हम लगा लेंगे, तू बस अपनी फिक्र कर। बैठा के रखो इसे और इसकी मैडम को भी। साहब प्लीज। सर मुझे लगता है ये खून इन्हीं में से किसी एक ने या फिर शायद दोनों ने मिलके किया होगा। हमें गुमराह करने के लिए झूठी कहानी बता रहे हैं। हो सकता है। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट में कुछ आया?
सर रिपोर्ट्स के मुताबिक आशीष के घर में लगभग सभी के उंगलियों के निशान मिले हैं, बच्चों से लेकर रवि तक। ये दोनों तो कत्ल की रात वहाँ गए ही थे, लेकिन बच्चे भी तो बाप से मिलने अक्सर जाते होंगे। और वो कांच के टुकड़े, उन पे कोई फिंगरप्रिंट्स? नहीं सर, उन पे भी किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सबके कॉल रिकॉर्ड्स फिर से चेक करो, एक एक नंबर का पता लगाओ कि किसका है। सब निधि के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है जिस पर 2 दिन पहले तक दिन में 2 से 3 बार बात हुई है। पता किया नंबर किसका है? यस सर, संग्राम शिर्के का है। संग्राम शिर्के? निधि की तो अरेंज मैरिज थी, लव तो उसे कोई संग्राम शिर्के नाम के आदमी से था। ये तो निधि का पहला बॉयफ्रेंड है। यस सर, मुझे लगता है निधि ने उसी की मदद लेके आशीष का खून किया होगा। पॉसिबल है। एक काम करो, ये संग्राम शिर्के का एड्रेस निकालो, पता करते हैं निधि के पास से प्रेजेंट में अचानक आया कैसे। यस सर। संग्राम शिर्के? जी मैं ही संग्राम शिर्के हूँ, कहिए। अब बता, जब निधि और तेरा अफेयर 12 साल पहले खत्म हो चुका था तो फिर अब तू अचानक कहां से टपक पड़ा? साहब निधि ने मुझे धोखा दिया था साहब, उसके बाद मैं मुंबई छोड़ के बेंगलोर शिफ्ट हो गया था साहब। 3 महीने पहले ही वापस आया साहब। एक दिन निधि मुझे मार्केट में मिली साहब। दादा ही बिल्डिंग कुठे? हाँ इकडून दुसरी बिल्डिंग। ठीक है, हाँ थैंक यू। संग्राम? निधि? संग्राम तुम यहाँ? यहाँ मतलब? ये मेरी ही तो दुकान है। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? बुरा चल रहा है सब कुछ, नौकरी भी नहीं है। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? तुझे पता है निधि की पहली शादी टूट चुकी है और अब वो दूसरी शादी करने जा रही है। हाँ पता है साहब। उसके बावजूद भी तुम दिन में 3-3 बार उससे इतनी लंबी बातें करते थे। नहीं साहब, मैं तो बहुत कम फोन करता था उसको, वही बार बार मुझे फोन करती थी साहब। और वो बोलती थी। सीधी तरह से बताएगा या मैं अपने ढंग से पूछूं? पता था साहब, उसने मुझे आशीष का खून करने के लिए कहा था साहब। सुपारी दे रही थी आशीष की, और इस काम के लिए काफी सारे पैसे भी देने की बात कर रही थी साहब। उन्हीं काफी सारे पैसों की लालच में तूने आशीष का खून कर दिया है ना? तुमने आशीष को मारने की सुपारी दी थी? सुपारी? नहीं सर। तावड़े! इसने कबूल कर लिया है, लेकिन तुम अब भी झूठ बोल रही हो। इसने तो अपने हिस्से का सच बता दिया, अब तुम भी अपने हिस्से का सच बता दो। सर वो आशीष मुझे धमकी दे रहा था कि वो मेरे दोनों बच्चों की कस्टडी छीन लेगा, कोर्ट में अपील करेगा, बिजनेस का शेयर लेके रहेगा, और उसके लिए उसने मुझे नोटिस भी भेजा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। और तभी मैंने संग्राम को उसे मारने के लिए कहा था, लेकिन सर उसने मना कर दिया। क्योंकि इसने मना कर दिया उसे मारने के लिए तो तुमने ये काम किसी और से करवाया? नहीं सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने ना तो मर्डर किया और ना ही करवाया है। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं किया है सर, मैंने उसे नहीं मारा है सर, नहीं मारा है मैंने। देखा आखिरी बार तेरे को कह रहा हूँ, अपने हिस्से का मेरे नाम कर दे, वरना तू समझ ले। तू क्या करेगा? हाँ क्या करेगा? मैं तेरे नाम पे कुछ भी लिख के देने वाली नहीं हूँ, समझा? अरे क्यों जिद कर रही हो? अब हम दोनों ही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। निधि वापस नहीं आने वाली। निधि ने और रवि ने आशीष का खून किया, समझी? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को नहीं मारा। सर निधि शुरू से हर बात पे हमसे झूठ बोल रही है, अब भी वो हमें गुमराह कर रही है। मुझे लगता है ये खून उसने किया नहीं होगा, किसी और को सुपारी देकर करवाया होगा। नहीं मानसी, अगर निधि ने किसी और को सुपारी दी होती तो उस क्रिमिनल का नंबर निधि के कॉल रिकॉर्ड्स में जरूर मिलता। हमारे हाथ में अभी भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। सर अभी वायरलेस पे खबर आई है, मार्केट के पीछे वाली गली में 9-10 साल के लड़के की लाश मिली है, और सर 11-12 साल की लड़की जख्मी हालत में मिली है। लड़की को हॉस्पिटल में भेज दिया है, लड़की का नाम रिया है। सर के पीछे किसी भारी चीज या पत्थर से वार किया गया। एक काम करो, जरा आसपास अच्छी तरह से छानबीन करो, देखो कोई मर्डर वेपन मिलता है क्या। ओके सर। मानसी एक बात समझ में नहीं आई, ये बच्चे इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे? गायतोंडे
यस सर। सबसे पहले इसे किसने देखा था? सर इन्होंने देखा। मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था। अचानक इधर से एक बच्ची की रोने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर इधर आया, देखा तो लड़का मर चुका था। सर हॉस्पिटल से फोन आया था, लड़की को होश आ गया। रिया बेटा कैसी हो? कैसे हुआ ये सब? किसने किया? अंकल, मामा ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? देख बुढ़िया, चुपचाप साइन कर दे, वरना आशीष को तेरे भेजा ना, तेरे को भेज दूंगा, समझी? बेटा तुम्हें अच्छी तरह याद है तुम्हारे मामा ने यही कहा था। अंकल वाजी भी थी, मामा ने उनके सामने बोला, फिर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। जब हम आपके पास आ रहे थे तभी उन्होंने हमें मारा था। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम लोग पुलिस अंकल के पास जा रहे हैं। पुलिस के पास? अभी ले चलता हूँ तुम दोनों को पुलिस के पास। उसके बाद मैं वहीं गिर गई। अंकल रेहान का है, वो कैसे? वो ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। बेटा रेहान ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, जल्दी से ठीक हो जाओ। अब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। वो मैंने आई को डराने के लिए ऐसा बोला था। आई शपथ साहब, मैंने सच में किसी को नहीं मारा। साहब आपने बोला ना कि मैं बच्चों के पास बाइक से गया था। पर मेरी बाइक तो एक हफ्ते से गैराज में पड़ी साहब। चाहिए तो आप मैकेनिक से भी पूछ सकते हैं। सर रिहान के मर्डर स्पॉट पे ये 2 पत्थर मिले जिन पे खून के निशान थे। दोनों के फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। बड़े वाले पे रिहान का खून है, छोटे वाले पे रिया का खून है। मानसी एक बात समझ में नहीं आई, अगर राजेश ने ही दोनों बच्चों को मारा है तो उसने दोनों को एक ही पत्थर से क्यों नहीं मारा? एक को बड़े पत्थर से और दूसरे को छोटे पत्थर से क्यों मारा? रेहान का वो कैसा? वो ठीक है ना अंकल? तुम ही बताओ बेटा, रेहान ठीक है या नहीं? मैं कैसे? देखो बेटा, हमें पता है तुमने ही रेहान को मारा है। पहले बड़े पत्थर से तुमने रेहान के सिर पे पीछे से वार किया और फिर छोटे पत्थर से अपने यहां सिर पे आगे से चोट लगा ली। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो बेटा, बताओ तुमने अपने भाई रेहान को क्यों मारा? क्योंकि अंकल, क्योंकि मुझे पता था कि पापा को मैंने ही मारा है। रेहान, हमें पुलिस अंकल को बताना होगा कि मामा ने पापा को मारा है। मामा ने पापा को नहीं मारा ताई। मामा ने नहीं मारा तो किसने मारा? तुमने मारा ताई। रेहान को पता था कि मैं चुपके पापा से मिलने गई थी। वापस आकर जब मैं खून वाले हाथ धो रही थी तब से वही मेरे पीछे पड़ा था कि मैं आपको सब सच सच बता दूं। तुम्हारी वजह से पापा भगवान के पास गए, तुम्हारी वजह से मम्मी को पुलिस आंटी ले गई, तुम्हारी वजह से सिर्फ। मैं सबको बता दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। लेकिन बेटा तुमने अपने पापा को क्यों मारा? क्योंकि मैं और रेहान पापा के साथ रहना चाहते थे, पर वो हमें अपने साथ भी नहीं रखना चाहते थे। पापा, हमें आपके साथ रहना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें मेरे पास भेजेगी ना, तो भी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रहने दे सकता। मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं तुम दोनों का बोझ अपने सर पर नहीं ढो सकता। तुम यार जाओ प्लीज, चलो जाओ। कुछ नहीं मेरे पास तुम्हें देने के लिए, जाओ। मम्मी और पापा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने क्या गलत किया? कोई भी बच्चा इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आता। ये फैसला उसे जन्म देने वाले माँ बाप लेते हैं। तो फिर वो क्यों उस माली की तरह से हो जाते हैं जिसने अपनी खुशियों के लिए फूल तो उगाए, लेकिन एक दिन उन्हें छोड़कर चलता बना और उन फूलों को सूखी झाड़ियों में तब्दील कर गया। ऐसे ही फूल से कांटा बन गई थी रिया, और वो सब आजाद थे जिन्होंने उसे अपराधी बनाया था। क्योंकि रिया एक 11 साल की नाबालिग बच्ची थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और उसकी काउंसलिंग की जा रही है। बच्चे कल का भविष्य होते हैं,
और यह भविष्य कैसा होगा इसके जिम्मेदार होते हैं उनके अभिभावक। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के बारे में भी सोचें। कई बार किसी करीबी लक्ष्य की फिराक में हम बड़े लक्ष्य को नजरअंदाज कर बैठते हैं। उस एक पल की खुशी के लिए हम जन्म भर की खुशियां खो देते हैं। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में उठाए कदम अक्सर बहक जाते हैं और पछतावा वो बीज है जिससे अक्सर अपराध के पौधे जन्म लेते हैं। हेलो हेलो पुलिस। भागो यहाँ से। सर ऐसा नहीं मानेंगे, इन्हें डिटेन करना होगा। सर मैं स्टूडेंट यूनियन का हेड हूँ और ये हम स्टूडेंट और टीचर के बीच का मामला है। आप लोग इसमें मत पड़े तो बेहतर होगा। जितनी तेरी एज है ना उससे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है मेरे पास। चुपचाप खड़ा रहे। राजेश इनकी फैमिली को घर पहुंचाओ। ठाकुर सर ये क्लास अभी डिसमिस नहीं हुई है। हम लोग वापस आकर आपकी क्लास लेंगे और ये मत सोचना इन पुलिस वालों को बुलाकर आप बच गए हो। चलिए आप चलिए प्लीज चलिए। कहते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व माता पिता से भी ऊंचा होता है। माता पिता से हमें जिंदगी तो मिलती है लेकिन जिंदगी जीने का तरीका हमें हमारे शिक्षक ही सिखाते हैं। मनमुटाव या तनाव रिश्ते में आम सी बात है। विचारों के मतभेद इस तनाव का मुख्य कारण बनते हैं। लेकिन जहां पर रिश्तों की अहमियत इस अहंकार से ज्यादा हो वहां रिश्ते संभल ही जाते हैं। और ऐसे छोटे मोटे मनमुटाव छात्रों और शिक्षकों के बीच भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मुंबई के कांदीवली के इस कॉलेज में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मर्यादा और तहजीब की सारी सीमाएं लांघ दी गई। आखिर क्यों कुछ बच्चे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ इस तरह बर्ताव कर रहे थे, उन्हें सबके सामने बेइज्जत कर रहे थे। देखो मैं तुम्हारी मानसिक हालत समझ सकता हूँ लेकिन तुम्हारे कुछ जवाब मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। क्या तुम्हारे साथ रेप हुआ है? किसने किया ये? हाँ सर मेरे साथ रेप हुआ। सर ठाकुर सर ने मेरे साथ रेप किया सर। उस रोज हम ठाकुर सर से हॉस्टल के रूम में क्लास ले रहे थे। x plus y plus x plus y is equal to 180. So 2x plus 2y is equal to. हेलो नहीं हम अभी नहीं पाएंगे, हम पढ़ रहे। सॉरी सर वो दोस्त बाहर बुला रहे हैं क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए। एक बात बताओ, तुम दोनों को स्कॉलरशिप चाहिए या खेलकूद में करियर करना है? तुम दोनों के घर वालों ने तुमको अब तक बहुत मुश्किल से पढ़ाया है। अब इससे आगे शायद तुम्हारे घर वालों को तुम्हें पढ़ाना मुश्किल होगा, तो तुम्हें मन लगा के पढ़ना होगा, स्कॉलरशिप लेनी होगी, तो ही ये पॉसिबल है। तो मन को पढ़ाई के अलावा और किसी भी चीज में मत लगाना प्लीज। थोड़ी देर बाद सर राघव वहां से चला गया और ठाकुर सर ने मुझसे वहीं रुकने को कहा। सर उन्होंने कहा कि एक चैप्टर और खत्म करो। क्या है सर? वो कॉल आया था। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार? तुम्हें जाना है कहीं? जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो यहाँ। सर पर चैप्टर तो सर पूरा हो गया। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना। सर मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ठाकुर सर उस रोज मुझे किसी खास मकसद से रुकने को बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद सर वो मेरे पास आए और सर मुझे बिल्कुल अजीब ढंग से सर छूने लगे थे सर। तो क्या है ये? लिखो लिखो तुम लिखो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? स्कॉलरशिप चाहिए ना? हाँ सर पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी ना तो फैमिली का ध्यान कैसे रखोगे? उनकी तो उम्मीदें है ना तुम पर। प्लीज सर क्या करे सर? सर क्या करे?
कॉलेज के बाद ठाकुर सर हमको मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे। सर मेरा मैथ्स वीक है और ठाकुर सर हमारे मैथ्स के टीचर भी हैं। और सर कभी कभी राघव और मैं भी उनसे क्लासेस लेते थे साथ में। सर कभी हॉस्टल के रूम में और कभी वो अपने घर पर हमको क्लासेस देते थे। तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर ठाकुर सर मुझको फेल कर देते। मुझे सर स्कॉलरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी फैमिली की मुझसे बहुत उम्मीद है और वो उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी थी। सर मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, पर कल रात सर छोड़ उसको। ये तू क्या कर रहा है यार? तू पागल हो गया क्या? और तू रो क्यों रहा है? अमित कुछ बोलेगा, ये रोते ही जाएगा। प्रिंसिपल सर, क्या हुआ है भाई? प्रिंसिपल सर ने मेरे साथ रेप किया है। क्या? सर अगर आप नहीं आते ना तो हम उसे नंगा करके गधे पर बैठा कर पूरी कॉलेज घुमाते। हमारे बचपन में एक सब्जेक्ट होता था सोशल साइंस, कभी नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है सर। तो उससे ये नहीं सीखा कि कुछ भी हो जाए कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, वरना तुम में और मुजरिम में क्या फर्क रह जाएगा? राजेश अमित को मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाओ। मैंने अमित का रेप? आपको अमित ने कहा? अमित और राघव तो मेरे बेटे जैसे हैं, पढ़ाई में तेज है, काफी गरीब है, इसलिए सारे नियमों को अनदेखा करके उनको पढ़ाया ताकि उनको स्कॉलरशिप मिले, जिंदगी में आगे बढ़े। उन्होंने कहीं उनकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए आपने अपनी जरूरत का हल तो नहीं ढूंढ लिया ठाकुर साहब? नहीं तो आपने भी उंगली को टेढ़ी करने का सोचा होगा। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स का भला ही चाहा है सर। आज ये घिनौना आरोप मुझ पर लगा। देखिए सर, आज तक जिन सिद्धांतों पर और उसूलों पर मेरी जिंदगी मैंने काटी, ये सिर्फ 2 मिनट की खुशी के लिए उन सिद्धांतों को और उसूलों की बलि नहीं चढ़ा सकता मैं। अब तो एहसास हो गया वाकई में कलयुग चल रहा है। इतना खिलौना आरोप मुझ पर। ये सही कह रहे, ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते सर। सर इन्हें देखकर लगता नहीं कि इन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत है। सर 30 साल का टीचिंग करियर, एक बेटी एक बेटा, साथ में बीवी। सर उम्र के इस पड़ाव में इतने रेप्यूटेड कॉलेज के प्रिंसिपल होने के बाद सर मामला कुछ और ही है। राजेश, जुर्म करने की सोच एक ऐसी गंदी बीमारी है जो न वक्त देखती है, न उम्र देखती है और ना ही इंसान देखती है। हो सकता है कि ठाकुर ने कुछ नहीं किया, या फिर यह भी हो सकता है कि ठाकुर बहुत ही शातिर है। सर मुझे लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। राजेश, अमित के साथ बलात्कार हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका। मुझे शक है कि इस रिपोर्ट से हम किसी भी नतीजे तक पहुंच पाएंगे। जब तक रिपोर्ट आती है, इन दोनों की कुंडली निकालो, पता करो कि कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इस बारे में, खासतौर पर इन दोनों के रिलेशन और कैरेक्टर के बारे में। सब चलो। सर ठाकुर सर और मैं एक साथ 16 सालों से पढ़ा रहे हैं। हमारा परिवार भी इतने ही सालों से एक दूसरे को जानता है। मुझे लगता है इतने साल काफी होते हैं किसी को समझने के लिए, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ठाकुर सर ऐसा कुछ करेंगे। सर मैं 100% कह सकता हूँ सर, ठाकुर सर ऐसा सब कर ही नहीं सकते। इवन सर उनके जैसा प्रिंसिपल तो किसी और कॉलेज में होगा भी नहीं। हमारा क्या कहना? सर मुझे तो वो बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे। मैंने सुना है कि वो स्टूडेंट्स को ऑफिस में बुला के स्ट्रिक्टली पनिश करते थे, और सर स्टूडेंट्स वहाँ घंटों कान पकड़कर बैठे होते थे। कभी देखा है उन्हें किसी को पनिश करते हुए? नहीं सर, मैंने तो बस सुना है। सर मैंने जब ठाकुर सर के बारे में सुना तो मेरे कानों को तो भरोसा ही नहीं हुआ, और मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अमित काफी डिसेंट लड़का है, वो झूठ क्यों बोलेगा? फिर बाकी तो भगवान ही जाने की सच क्या है। सर मैं यहाँ का सबसे ओल्ड स्टूडेंट हूँ। जितना उस ठाकुर को या बाकी के प्रोफेसर्स को मैं जानता हूँ ना, उतना कोई और नहीं जानता। सर वो ठाकुर एक नंबर का। पास संभाल के जुबान पे लाना। मैं तेरा टीचर नहीं हूँ जो केवल तुझे मुर्गा बना के छोड़ दूंगा। सॉरी सर। सर मैं यहाँ का स्टूडेंट यूनियन हेड हूँ, तो यहाँ निगरानी रखता हूँ। वैसे सर मैंने एक बात हमेशा देखी है, ठाकुर सर उन बच्चों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान होते हैं जो थोड़े गरीब हैं। आप समझ रहे हैं ना सर मैं क्या कहना चाहता हूँ? बेटा तेरे साथ इतना कुछ हो गया, देख एक बार तेरी माँ को बताने की कोशिश करता बेटा। काकी, आप लोगों की टेंशन और स्कॉलरशिप के चक्कर में इसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो तो अच्छा था कि मैं सही समय पर रूम पर पहुंच गया। बेटा पर
बोल रहा था ना कि प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं, तेरी मदद करते हैं। मुझे नहीं पता था माँ कि ये सब हो जाएगा। मुझे तो बस स्कॉलरशिप चाहिए थी। मुझे और पढ़ना है माँ। उस प्रिंसिपल ने हमारी गरीबी का बहुत फायदा उठा लिया। तू चिंता मत कर, हाँ? तू चिंता मत कर। क्या चाहिए तुम्हें? हम लोग सोच रहे थे क्यों ना तेरे बाप को थोड़ा और सबक सिखाया जाए। क्या बोलता है? देख, तेरे बाप ने चोरी छिपे अमित के साथ जो करना था कर लिया, और हम लोग जो तेरे साथ करेंगे ना, कह के करेंगे। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। और अगर अब एक और शब्द मेरे पापा के बारे में बोला ना, नहीं तो क्या, यही कपड़े उतार के डांस करेगा क्या? क्या आइडिया है? और हाँ बेटा, तेरे बाप के सामने से नंगा मत जाना। तेरा बाप ने बहुत जोश है। मार साले को, मार। कपड़े उतार इसके, उतार कपड़े उतार इसके। मुझे लगता है अब ये लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। हमें पुलिस को बता देना चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा। सबको यही लगता है अमित के साथ वो सब आप ही ने किया है। कोई हमारे सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा। सर, ये रही अमित की मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक अमित के प्राइवेट पार्ट पर ऐसे मार्क्स मिले हैं जिससे प्रूफ होता है कि अमित के साथ रेप हुआ है। लेकिन सर, घटना 2 हफ्ते पुरानी है। इससे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि रेप ठाकुर ने किया या किसी और ने। ठाकुर सर ने मेरे साथ रेप किया सर। इतना खिलौना आरोप मुझ पर। ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते सर। राजेश, इस रिपोर्ट से आधा केस आईने की तरह साफ हो चुका है। अब जरूरत है ठाकुर को तोड़ने की। चलो। सर, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। अमित का रेप। चलिए, 1 सेकंड के लिए मान लिया कि आपने ये सब नहीं किया, लेकिन फिर अमित आप पे ये इल्जाम क्यों लगा रहा है? मेरे साथ रेप हुआ है। ठाकुर सर ने मेरे साथ रेप किया सर। एक लड़का, अगर एक लड़की ये इल्जाम लगाती हम तो भी कुछ सोच सकते थे, और फिर वो मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से अमित के ऊपर रेप हुआ है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे मारपीट कर सच जो है सामने आ जाएगा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा जवाब वही रहेगा। जरूर वो अमित जानबूझ के ये सब कर रहा है। ठाकुर साहब, आप में और अमित में पास में ऐसा कुछ हुआ था जिसका मलाल अब तक उसके दिल में हो, और जिसका बदला लेने के लिए वो इस लेवल तक जा सकता है? AB square is equal to AC square plus 8 into bracket BC. AB square is equal to AC square upon 2 BC square upon 2। पढ़ाई पे ध्यान दो। यस सर। सर, वो पानी चाहिए था। पानी पी लूं? नहीं, रुको। लो। उसी रात दिव्या मेरे कमरे में आई थी। ये लड़का यहाँ पढ़ने आता है या ये सब करने आता है? देखिए, इन लोगों पर मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रजनी, शांत हो जाओ। दिव्या, तुम्हारे दिल में अमित के लिए कुछ है? बिल्कुल नहीं पापा। डॉक्टर बनने से पहले मैं इन सब चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये तुम्हारे बुक रखो। इसका इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करना। ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब चीजें करने की। और तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बात बता दूं, दिव्या को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे अपना करियर और अपनी पढ़ाई, इन चीजों पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। लेट हर डू दैट। जाओ, क्लास में जाओ। क्या सच में प्रिंसिपल ठाकुर ने अमित के साथ दुष्कर्म किया था, या कुछ ऐसा था जो अभी सामने आना बाकी था? आखिर क्या था इस घिनौने अपराध के पीछे का सच? अमित, इस केस में तुम्हारा बयान सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा एक बयान गुनहगार को सजा भी दिला सकता है और किसी बेगुनाह को बेवजह फंसा भी सकता है। क्या सच में प्रिंसिपल ठाकुर ने तुम्हारे साथ रेप किया? हाँ सर, उन्होंने ही मेरे साथ ये सब किया। झूठ तो नहीं बोल रहे? सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा?
हो सकता है तुम अपने प्रिंसिपल से बदला लेना चाहते हो, क्योंकि हमें पता चला है कि तुम अपने प्रिंसिपल ठाकुर की बेटी दिव्या को पसंद करते हो। सर वो पानी चाहिए था सर, पर उस बात को तो काफी वक्त हो चुका है और उस बात का इस बात से कोई लेने देना नहीं। कभी कभी अतीत के जख्म वर्तमान के नासूर बन जाते हैं और इसी नासूर का दर्द हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। सर पर मेरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब ठाकुर सर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, उन्होंने समझाया मुझे। अमित, ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब चीजें करने की। और तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बात बता दूं, दिव्या को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर उसके बाद मेरा पूरा ध्यान स्कॉलरशिप पर था। सर मैंने रेप वाली बात झूठ नहीं कही। सच और झूठ की पड़ताल हम कर रहे हैं। फिलहाल तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। राजेश, इस केस में ऐसी कोई कड़ी जरूर है जो हमसे मिसिंग है, जिसके हाथ लगते ही मुजरिम के हाथ में हथकड़ियां हुई। हमें इस केस को और भी डीपली समझने की जरूरत है। ऐसा करते हैं कि कॉलेज और उसके आसपास के एरिया और कॉलेज से जुड़े हर शख्स से पूछताछ करते हैं। जिस शाम अमित के साथ ये सब कुछ हुआ, किसी ना किसी ने कुछ तो जरूर देखा हो। यस सर। हाँ, मैं उस शाम को था उनके साथ। वो कॉलेज के एनुअल फंक्शन के बजट पे काम कर रहे थे। मुझे कुछ काम था तो मैं घर चला गया, लेकिन राघव और अमित को पढ़ाने के लिए वो जाने वाले थे। नहीं सर, उस शाम को मैंने ठाकुर सर और अमित को एक साथ नहीं देखा था। फिर किस आधार पर तूने अमित की बात पर विश्वास करके अपने प्रिंसिपल के साथ ये सब किया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ठाकुर सर को बचाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं वो तो पता चल ही जाएगा। पहले एक बात बता, तू अपने प्रिंसिपल से इतना नाराज क्यों रहता है? सर मुझे वो लोग नापसंद हैं जो अपनी पोस्ट और पावर का गलत फायदा उठाते हैं। फिर तो तू खुद को भी नापसंद करता होगा, क्योंकि अभी तक तूने भी अपनी पोस्ट और पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया। सर मुझे अच्छे से याद है, वो उस रात सोया भी नहीं था, बहुत डिस्टर्ब था। एक दो बार तो मुझे ऐसे लगा कि वो रो रहा है। अमित, क्या हुआ रे? तू रो रहा है क्या? नहीं, तू थोड़ा जुकाम हो गया है, तू लाइट ऑफ कर दे। इधर देख, कुछ छिपा रहे ना तू? कुछ नहीं हुआ है, तू लाइट ऑफ कर देना। राघव के बयान से तो ये लग रहा है कि प्रिंसिपल ने अमित का रेप किया। कहीं यही वो वजह तो नहीं कि अमित श्योर था कि ये स्कॉलरशिप उसे ही मिलेगी? स्कॉलरशिप चाहिए ना? हाँ सर, पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी ना तो फैमिली का ध्यान कैसे रखोगे? लेकिन सर, अगर अमित का लक्ष्य स्कॉलरशिप ही होता तो बाद में प्रिंसिपल का नाम क्यों लेता? किसी और का भी तो नाम ले सकता है। ठाकुर सर ने मेरे साथ रेप किया है सर। अभी काफी कुछ सामने आना बाकी है राजेश। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी उन सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा मतलब? तेरे बाबा की तरह 8,000 की नौकरी करेगा तू? अभी तुझे पता है ना, यही मौका है जब तू पढ़ लिख कर कुछ बन सकता है। अगर ये मौका गया ना तो तू कुछ नहीं बन पाएगा। और तू ही बता, तेरे चाचा के आम कितने दिन तक और रहेंगे? तो मैं क्या करूंगा? मैं फिर से वहीं जाऊं जहां मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। जितना बर्दाश्त होना था मैंने कर लिया। अमित, इन दोनों की तरफ देख। तू ऐसे हिम्मत हार जाएगा तो कैसे चलेगा? देख, मैं आज से तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ इतना बोलूंगी कि इन दोनों की किस्मत अब तेरे हाथ में है। देख अमित, काकी सही कह रही है, तुझे कॉलेज वापस चलना चाहिए तो आज नहीं मंडे को आ। और तू हिम्मत मत हार यार। क्या अमित के सीने में कोई ऐसा राज दफन था जिसे वो अब तक बाहर नहीं ला पाया था? या फिर सच में प्रिंसिपल ठाकुर ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए अमित को अपना शिकार बनाया था? इस केस के सभी पात्र पुलिस की रडार पर थे। कॉलेज स्टूडेंट यूनियन लीडर देव से लेकर प्रिंसिपल ठाकुर और अमित से जुड़े हर शख्स पर पुलिस की नजर थी। देव की हरकतों की वजह से प्रिंसिपल ठाकुर का परिवार काफी परेशान था। उनके लिए तो जैसे जीना भी मुश्किल होता जा रहा था। देव अपने साथियों के साथ मिलकर जो कर रहा था वो कानूनन अपराध था। और अगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि प्रिंसिपल ठाकुर ने अपने स्टूडेंट अमित के साथ कुछ गलत किया था, तो भी उन गुनाहों की सजा के हकदार सिर्फ प्रिंसिपल ठाकुर ही थे, ना कि उनके घर वाले। देव के इस रवैये पर प्रिंसिपल ठाकुर और उनका परिवार आखिर चुप क्यों था? ये चुप्पी आने वाली एक बड़ी मुसीबत को न्योता दे रही थी। इस केस के अगले अध्याय में कुछ ऐसा लिखा था जिसके होने के बाद सभी के होश उड़ गए।
अकड़ है तेरे बाप में। अब पता चलेगा तेरे बाप को कि इज्जत उठना क्या होता है। अब तेरे बाप की सारी अकड़ निकल जाएगी। देखिए, अपनी नहीं तो अपने बच्चों के फ्यूचर की तो सोचिए। इस शहर में हमारी जितनी बदनामी होनी थी हो गई। नए शहर में हमें कोई नहीं पहचानेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ये शहर छोड़ना पड़े। और अभी इस केस का फैसला भी नहीं आया। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता मैं हार नहीं मानूंगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। दिव्या! 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 लोगों की इतनी हिम्मत। रजनी, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। हर बार की तरह इस बार भी ये काम उनका ही है, देव और उसके साथी। दिव्या, बेटा हम आपका स्टेटमेंट ले सकते हैं? दिव्या, इनको अपना स्टेटमेंट दे दो। ठाकुर साहब, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए दिव्या का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मॉलेस्टेशन का मामला है, रेप का नहीं। स्टेटमेंट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अभी बच्ची ट्रॉमा में है, जैसे ही बोलने की हालत में आए हमें फोन कीजिए। राजेश, वक्त आ गया है कि छात्र संघ के इस उभरते हुए नेता के पर कतर दिए जाएं। सर आप निश्चिंत रहिए, इस उभरते हुए नेता की मैं बहुत अच्छी तरह खातिरदारी करूंगा। मतलब वर्दी है, पावर है, तो कुछ भी करेंगे आप लोग? किसी को भी उठा लेंगे क्या? वर्दी और पावर के साथ साथ एक और चीज है हमारे अंदर, जिससे तुम लोग दूर दूर तक वाकिफ नहीं हो, और वो है जिम्मेदारी। जितने दिन हो सके ना अपनी खैर मना लो तुम लोग, क्योंकि जैसे ही दिव्या ने मुंह खोला तो कॉलेज में रैगिंग करने और उसके साथ छेड़खानी करने के जुर्म में इतने साल के लिए अंदर डालूंगा ना तुम लोगों को कि बाहर आते आते आधी उम्र कब बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और इस केस में ऊपर वाले की मार देखो, तुम लोगों की उम्र भी 18+, बचने का कोई चांस नहीं। राजेश, ये लड़के बहुत शातिर हैं, बच निकलने के लिए हर पैंतरा अपनाएंगे, इसलिए दिव्या का स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर मुझे एक बात बहुत खटक रही है, आखिर ये तीनों लड़के दिन रात इस केस के पीछे क्यों पड़े? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित की सिचुएशन का फायदा उठाकर ये तीनों कुछ अपना पर्सनल खुन्नस निकालना चाहते हैं? हो सकता है कि प्रिंसिपल और इनके बीच में कोई आपसी रंजिश हो, जिसकी वजह से ये लोग हाथ धो के प्रिंसिपल के पीछे पड़े। राजेश, कॉलेज जाओ, गुप्ता और बाकी स्टूडेंट से पता करो कि इस एंगल के पीछे माजरा क्या है। सर ये देव वगैरह स्टूडेंट नहीं बल्कि कॉलेज के चोर उचक्के लगते हैं। कई बार कॉलेज में फेल भी हो चुका है ये देव, और प्रिंसिपल सर के तो नाम से भी चिढ़ता था और हमेशा मैथ्स में फेल होता था। इस साल तो इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि सीधा प्रिंसिपल साहब को धमकी देके आया, कहने लगा कि पास करना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल सर ने इसके मुंह पे साफ बोला कि पास या फेल सिर्फ मेरिट पे होता है। थैंक यू। सर राघव और अमित दोनों को देव और उसका ग्रुप नापसंद करता था। ऐसा क्यों? सर राघव और अमित दोनों ही देव के स्टैंडर्ड के नहीं थे, दोनों ही लोअर कास्ट और गरीब फैमिली से थे। पढ़ाई में अच्छे थे, इसीलिए ठाकुर सर और बाकी के टीचर के चहीते थे। देव और उसके सारे फ्रेंड्स हमेशा हमें बहुत परेशान करते थे, हर बार हमारी रैगिंग लेते थे। सर दिव्या! दिव्या बेटा, दरवाजा खोलो। दिव्या! मेरा दिल बहुत घबरा, आप दरवाजा तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। राजेश, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मेरी दिव्या को छोड़ो, छोड़ो मेरी दिव्या को। क्या? दिव्या? कैसी करनी वैसी भरती। उस ठाकुर ने मेरे बेटे के साथ बुरा किया ना, आज उसकी बेटी नहीं रही। माँ बस कर, इन सब के पीछे उस बेचारे का दोस्त था। अरे बेटा, यही संसार का नियम है, जो जैसा बोता है ना वैसा ही उसको मिलता है और वो करता है। मैं जा रहा हूँ। अमित, तू कहाँ जा रहा है यार? मैं जानता हूँ भाई सैड न्यूज़ है, पर तू इतना क्यों सोच रहा है? तू छोड़ मुझे। अमित रुकना यार, अमित। सर ये रही दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक इट्स अ सुसाइड। राजेश, इस केस में एक बेगुनाह की जान गई। ये केस अब बहुत सेंसिटिव हो चुका है। सर फिलहाल इन 3 लड़कों का क्या करना है? फिलहाल तो इन्हें छोड़ना ही होगा, क्योंकि हम दिव्या का स्टेटमेंट नहीं ले पाए।
इसी वजह से इनके खिलाफ ना तो हमारे पास कोई गवाह है और ना ही सबूत। राजेश, मुझे लग रहा है कि प्रिंसिपल ठाकुर को इस सब में फंसाया गया है, जबकि असल में मामला कुछ और है। ठाकुर सर ने मेरे साथ रेप किया सर। इतना घिनौना आरोप मुझ पर। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अब देव और अमित प्रिंसिपल के खिलाफ मिले हुए हैं या अमित खुद ही कोई चाल चल रहा है, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम चुप बैठ नहीं सकते, पता तो करना ही होगा। ये केस प्रिंसिपल ठाकुर को बलात्कार के लिए अपमानित करने से शुरू हुआ था और अमित की मेडिकल रिपोर्ट ने भी अमित के साथ बलात्कार होने की पुष्टि की। अब तक पुलिस को यह शक था कि अमित ने जो कहानी उन्हें बताई थी उसमें कुछ मिसिंग था, लेकिन इस केस के अगले मोड़ पर जो हुआ उसके बाद उनका शक यकीन में बदल गया। सर ये देखिए, जूम करो। मेरा बेटा अमित नहीं मिल रहा साहब, उसे ढूंढ के दीजिए साहब। ठीक है, बैठिए। कहाँ गया था आपका बेटा? साहब कल दोपहर को दिव्या की मौत का पता चला। जैसी करती वैसी भर। माँ बस कर, इन सब के पीछे उस बेचारे का दोस्त था। मैं जा रहा हूँ। अमित साहब रात को भी घर नहीं आया, पूरी रात इंतजार किया साहब। मुझे लगा कि वो हॉस्टल गया होगा। राघव से बात हुई तो उसने बताया कि वो उधर भी नहीं आया साहब। आप चिंता मत कीजिए, हम तुरंत अमित को ढूंढना शुरू कर दें। नहीं सर, अमित को तो मैंने नहीं दिखाया। काकी का भी कॉल आया था मुझे, लेकिन मैंने उन्हें भी यही कहा कि वो यहाँ नहीं आया। अच्छा, ये अमित और कहाँ उठता बैठता है? सर यही आसपास में 2-3 जगह है जहाँ वो कभी कभी जाकर बैठा करता था। लेकिन सर कल मैंने एक बात नोटिस की। क्या? सर कल जब मैं यहाँ वापस आ रहा था, मैंने आज तक उसे हॉस्टल एरिया में नहीं देखा और कल वो हॉस्टल एरिया में था। और सर उसे देख के कोई भी बता सकता था कि वो काफी टेंशन में था। हाँ सर, मैं बस घूम रहा था। और उसमें क्या गलत है? इससे पहले कभी हॉस्टल एरिया में घूमने का मन नहीं हुआ तुम्हारा, या कल कुछ खास था? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पास में ही है, टहलते टहलते चला गया। आदित्य, तुमने अभी अभी अपनी बहन को खोया है। तुम्हारे पिता पे एक घिनौना इल्जाम है। तुम्हारी जगह किसी भी घर का कोई भी लड़का होता, उसका खून खौलता, ये जाहिर सी बात है। सर ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं, फैमिली को सपोर्ट करने का। और मुझे पता है कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन सर मैं कभी किसी गलत चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक अपने पापा की तरह। सर अब मैं जाऊं? जाओ। सर इस लड़के के दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और चेहरे पे कुछ और। गुस्सा बहुत है सर इसके अंदर। राजेश, अमित की फोटो आसपास के सारे एरिया में सर्कुलेट करो, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। और ये लड़का आदित्य, गहरी छानबीन करो इसके बारे में। सर मैंने अमित के फोन रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स दोनों ही मंगवा लिए। राघव की बताई हुई जगह पर हमारी टीम अमित को सर्च कर रही है। गुड। रजनी बहन, संभालिए अपने आप को, संभालिए। मेरी बेटी के चौथे पर कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ए ठाकुर, छुप के कहाँ बैठा है? बाहर निकल। मेरे बेटी को कहाँ छुपा के रखा है? उसको मार देगा फिर छोड़ेगा क्या? अरे आरे बाहर, छुप के क्यों बैठा है? कहाँ छुप के बैठा है? आरे सामने। मेरा बेटा कहाँ है? हमसे क्यों पूछ रही हो? वो यहाँ क्यों आएगा? मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास न सिर्फ मेरा अमित, मुझे मेरा बेटा चाहिए अभी इसी वक्त, समझा? अच्छा, तो आप गरीब हैं, आपके पास बेटा है, तो मेरी बेटी की कोई हिम्मत नहीं? मैंने मेरी बेटी को खोया है, लेकिन मैं एक मां होने के नाते तुम्हें दुआ ही दूंगी कि तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत वापस मिल जाए। और वहां तो सब कुछ सच होता है। कुछ नहीं है सर। ठीक है, आसपास के एरिया की अच्छे से तलाशी लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सब
अमित की अचानक बरामद हुई लाश ने इस केस का रुख ही बदल दिया। क्या पुलिस का शक सही था कि अमित उनसे कुछ छिपा रहा था? अगर अमित ने अपने बलात्कार से जुड़ी जानकारी पुलिस को गलत दी थी तो उसने ऐसा क्यों किया था? आखिर उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसकी वजह से अमित ने उस शख्स को सारे समाज के सामने दोषी बना दिया, जिस शख्स ने हमेशा उसे सफलताओं की सीढ़ी चढ़ते हुए देखना चाहा? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अमित ने अपनी गलती को सुधारने के बारे में सोचा हो और यही ख्याल उसकी मौत की वजह बन गया? सर, ये रही अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से अमित के सर पर किसी भारी पत्थर से वार किया गया था। राजेश, मुझे इस केस के सारे सस्पेक्ट के कॉल डिटेल्स चाहिए। आदित्य, प्रिंसिपल, देव और देव के सारे दोस्त, एक एक पे नजर रखो। सर, आदित्य के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने ऑलरेडी मंगवा ली। सर, ये रहे आदित्य के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल। ठीक है, तुम जाओ। एक शब्द भी झूठ बोला ना तो हलक से जबान बाहर निकाल लूंगा। तुझे तेरा पिता पसंद नहीं है ना, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने तुझे कॉलेज से सस्पेंड किया एग्जाम में चीटिंग करने के जुर्म में, जिसकी वजह से तू 1 साल फेल भी हुआ था। अरे एक तो वो काफी पुरानी बात है और मैं ही मेरे पापा से गुस्सा रहूंगा। सर, गलती तो मैंने ही की थी ना। अच्छा, तो पिछले 2 महीने से अमित के साथ मिलकर कौन से सम सॉल्व कर रहा है तू? ये देख तेरे फोन रिकॉर्ड्स। इस फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से तूने ही सबसे ज्यादा बार अमित को कॉल किया। अब सीधे सीधे बोल, अमित के साथ मिलकर तूने ही षड्यंत्र रचा ना अपने पिता के खिलाफ? और जब अमित ने मुंह खोलना चाहा तो तूने उसकी भी आवाज दबा दी। सर, ये सच है कि मैं उसे कॉल करता था क्योंकि वो कमीना मेरी बहन के पीछे था। अगर कोई मेरी बहन के पीछे होगा तो मैं तो बीच में आऊंगा ही ना। ये सच है कि मैं पिछले कुछ दिनों से उसे ज्यादा कॉल कर रहा था। सर, वो सच सच बता दे कि मेरे पापा बेकसूर हैं। सर, मैं ही अपने पापा के खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचूंगा? ये सब गलत है सर। मैं मेरे पापा से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा बेकसूर हैं। पुलिस का पूरा शक प्रिंसिपल ठाकुर के बेटे आदित्य पर था, लेकिन सबूतों के अभाव में वो आदित्य को मुजरिम साबित नहीं कर पा रहे थे। तभी पुलिस ने तय किया कि वो इस केस को ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से खंगालेंगे। और इसी दौरान पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसके बाद इस केस की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। राजेश, इस केस में कुछ तो ऐसा है जो हमारी नजरों के सामने आके भी बच के निकल जा रहा है। हमने हर किसी से अच्छे से बात की, प्रिंसिपल, आदित्य, राघव, रजनी और ये देव। कुछ तो है जहां हमसे चूक हो रही है। हमें इस केस से जुड़ी एक एक चीज को दोबारा से चेक करने की जरूरत है। सर, अमित को तो स्कॉलरशिप पहले ही मिल चुकी थी। और सर, ये देखिए, ये लेटर अमित ने अपने पीसी से डिलीट कर दिया था। अभी अभी हमने रिकवर किया। इस लेटर के हिसाब से तो लैक ऑफ फंड की वजह से अमित को कॉलेज छोड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन सर, उस टीचर ने तो कहा था कि वो दोनों स्कॉलरशिप को लेकर काफी कॉन्फिडेंट। राजेश, मुझे लगता है रेप के बाद अमित को स्कॉलरशिप दिया गया। उस प्रिंसिपल ठाकुर को उठा के लाओ। वक्त आ गया है कि इस केस से जुड़े सवाल जवाब को अब वो सॉल्व करें। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। रेप भी किया और वादे के हिसाब से अमित को स्कॉलरशिप भी दे दिया। स्कॉलरशिप? मैंने कब अमित को स्कॉलरशिप दिया? राजेश, पता करो कि अगर ये स्कॉलरशिप ठाकुर ने इशू नहीं किया तो ये इशू किया किसने? सर, मैंने पता किया और एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। सर, अमित के साथ साथ राघव को भी स्कॉलरशिप इशू किया गया। और सर, ये स्कॉलरशिप उसी दिन इशू किया गया था जिस दिन देव और उसके ग्रुप ने प्रिंसिपल के साथ पब्लिकली बदतमीजी की। लेकिन उस दिन प्रिंसिपल ठाकुर ने ये स्कॉलरशिप साइन कैसे की? सर, ठाकुर ने साइन किया ही नहीं। तो फिर किसने साइन? राघव, तुम्हें और अमित दोनों को स्कॉलरशिप इशू हुआ था, पर ये स्कॉलरशिप तुम्हारे प्रिंसिपल ठाकुर ने नहीं, किसी और ने इशू किया था। सच हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। सर, शायद जो ठाकुर सर ने अमित के साथ किया था। राघव, मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां गलत आंसर देने पे नंबर माइनस होते हैं। ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ जो गलत जवाब देता है हम उसकी जिंदगी के दिन माइनस कर देते हैं। तो जो बोलना सोच समझ कर बोलना। सर, उस रात जब अमित वापस आया रात को, देख, जब तक तू मुझे सच नहीं बताएगा मैं लाइट ऑफ नहीं करूंगा। अमित यार, क्या हुआ है? अमित, ये निशान भाई, क्या हुआ तुझे? बोलना यार। मेरे साथ रेप हुआ। क्या? अमित इस बारे में प्रिंसिपल सर को कंप्लेन करना चाहता था, पर जब हम गए
रेजिग्नेशन? गुप्ता जी ये क्या बात? आप तो भली भांति जानते कि मेरा कोई कसूर नहीं है। ठाकुर जी, मुझे 100% नहीं बल्कि 1000% आप पर विश्वास है, लेकिन अब ये बोर्ड की डिमांड है। अब एक छोटी सी डिमांड कानून की भी है गुप्ता, तुझे अरेस्ट करने की डिमांड। भूल गया, जो किसी और के लिए जाल बुनता है उसमें वो खुद ही फंस जाता है। ले चलो इसे। सर मैंने क्या किया? लॉकअप में बताया। सर बताओ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर। राघव ने अपना मुंह खोल दिया, तेरा खेल खत्म। और उस शाम कॉलेज में प्रिंसिपल ठाकुर नहीं बल्कि तू एनुअल डे का हिसाब कर रहा था। क्या बात है? प्रिंसिपल सर से मिलना है सर। प्रिंसिपल सर नहीं है, मुझे बताओ क्या बात है। सर मेरे साथ रेप हुआ है सर। ठाकुर सर नहीं किया है ना तुम्हारे साथ रेप? नहीं सर, ठाकुर सर नहीं किया है तुम्हारे साथ रेप। अब कहानी की तरह इस बात को रट लो और कोई भी पूछे तो ठाकुर सर का ही नाम ले, समझ गए? सर बस ठाकुर सर तो सब बहुत अच्छे सर, तुम्हें अपना घर बनाना है या नहीं? तुम अपना स्कॉलरशिप ले लो और मैं प्रिंसिपल की पोस्ट। मेरी सालों से इच्छा थी कि मैं प्रिंसिपल बन, लेकिन उस ठाकुर ने उस कुर्सी को कभी छोड़ा ही नहीं और उसे उस कुर्सी से हटाने का यही एक रास्ता दिखा मुझे सर। तेरे इस लालच ने दो जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। राजेश, ये तो साफ हो चुका है कि रेप ठाकुर ने नहीं किया, तो फिर ये रेप और अमित का मर्डर आखिर किया किसने? सर दिव्या की मौत की खबर सुनकर अमित पूरी तरह से टूट चुका था। जैसी करनी तैसी भरती। माँ बस कर, इन सब के पीछे उस बेचारे का दोस्त था। मैं जा रहा हूं। अमित, मैंने उसका पीछा किया। अमित, तू यहाँ क्या कर रहा है? घर जा, काके परेशान हो रहे तेरे लिए। दिव्या की जान मेरी वजह से गई है ना, मैं झूठ बोलता ना ठाकुर सर की फैमिली को ये सब झेलना पड़ता। मैं अब इस झूठ के साथ नहीं जीना चाहता। मैं जा रहा हूँ सबको सच बताने। अमित, तू पागल हो गया क्या? अपना स्कॉलरशिप आ चुका है। भाई इतना सब कुछ सह लिया, थोड़ा और सह ले, उसके बाद जिंदगी में हमें कोई नहीं रोक सकता। राघव, अब मैं नहीं सह सकता। मैं सबको सच बताकर प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भाई तेरे चक्कर में मैं फंस जाऊंगा यार। राघव, आई एम सॉरी। मैं पुलिस को सब सच बताने जा रहा हूँ। और सर, मैंने उसके लाश को नाले में फेंक दिया। मैं उसको नहीं मारना चाहता था, दोस्त था वो मेरा, पर मैं क्या करता सर? इतने बड़े मौके को कैसे जाने देता मैं? सर रेप उसका हुआ, गेम गुप्ता सर खेल रहे थे, इस सबके बीच मैं क्यों फंसूं? बड़ी मुश्किल से स्कॉलरशिप मिला था मुझे। घर वालों की बड़ी उम्मीदें थी मुझसे, बहुत खुश थे वो सर। मैंने हमेशा अमित का साथ दिया एक अच्छे दोस्त के नाते। दोस्त नहीं दुश्मन था तू अमित का। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा खेल खेल गया, बिना मेरिट के स्कॉलरशिप ले रहा था। तू भूल गया शायद कि गलत नियत से किया गया हर काम गलत मंजिल तक लेके जाता है। अब तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अब सच सच बोल के अमित के साथ रेप किसने किया था? किसके गुनाह पे पर्दा डाल रहा है तू? हाँ सर, हमने किया उस अमित का रेप। क्यों किया? सर वो ठाकुर हमेशा उन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट देता था। सर हमें फेल कर दिया और उन दोनों को स्कॉलरशिप देने की सोच रहा था। उस रोज भी ठाकुर अमित को ट्यूशन दे रहा था। ये देख के हम लोगों का दिमाग गर्म हो गया सर। निकलो अभी, ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए तुम्हें। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। क्या रे अमित, दिया क्या ठाकुर सर ने? अरे ट्यूशन, मैथ्स ही पढ़ाता ना ठाकुर तुझे। अरे देव, परसों वो वीडियो देखा था ना हमने, एक लड़का है दूसरे लड़के के साथ में। अरे तभी मैं सोचूं ये ठाकुर का स्पेशल बॉय कैसे बना।
यू आर स्पेशल बॉय, 2-3 स्पेशल चीजें हमें भी सिखा दे यार। हमें भी स्कॉलरशिप लेना भाई। हाँ आना, पकड़ साले को। तुम लोगों के एक जुर्म ने 2-2 जिंदगियां ली, 2-2 परिवारों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। स्टूडेंट यूनियन के हेड होने के पोस्ट और पावर का ये फायदा उठाया तूने। देव ने अपने स्टूडेंट यूनियन हेड होने का गलत फायदा उठाया था। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल गुप्ता ने सिर्फ एक पद को पाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था वो बेहद घिनौना था। अमित और राघव ने प्रिंसिपल ठाकुर के भरोसे का गलत फायदा उठाया। उन्होंने एक अच्छी जिंदगी के बारे में तो सोचा, लेकिन उस जिंदगी की नींव का पहला पत्थर ही जुर्म का पत्थर था। प्रिंसिपल ठाकुर और उनके परिवार को उनकी खोई हुई इज्जत तो वापस मिल गई, लेकिन जो मानसिक क्षति उन्हें पहुंची उसे भरने में शायद वक्त लगेगा। उमा ने अपना बच्चा खो दिया। इस हादसे ने हमारे समाज से एक अच्छे स्टूडेंट को छीन लिया, और एक ऐसी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है जिसका सपना ही बड़े होकर डॉक्टर बनना था और दूसरों का दुख दूर करना था। क्या सच में अपने मन पर काबू रखकर एक आसान सी जिंदगी जीना इतना मुश्किल है? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।